नमस्कार जोहार साथियों, कंप्यूटरोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और ये जो करंट अफेयर्स है इनमें से कई आप एग्जाम में डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और शुरू करने के पहले और भी चीजें मैं आपसे कहूं तो दोस्तों आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाकर के आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का, और भी चीजें आपको समय समय पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पहला सवाल आप जैसा कि देख पा रहे हैं आज के सेशन में ये एक सीरीज होगा। ये जो सीरीज होगा इसमें आप तकरीबन 1000 सवालों को देखेंगे और हर एक सवाल में आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप अगर इस नजरिए से देखा जाए तो समझ जाइए कि लगभग 3000 के आसपास आप सवाल को देखेंगे करंट अफेयर्स को। और मेरा यकीन मानिए अगर आप इन सवालों को हल कर पाते हैं तो एग्जाम में एक भी करंट अफेयर वाला सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आइए इसका शुरुआत किया जाए। और पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए आवास को लेकर के कई योजनाएं है ना, हमारा संविधान भी कहता है कल्याणकारी करने के लिए, ठीक है। तो सरकार कल्याणकारी करती है उन गरीबों के लिए, और सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, देशवासियों के लिए। तो कल्याण कार्य में एक आपका आवास भी आ जाता है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों को आवास मुहैया करवाया जाए जो लोग अक्षम है खुद के आवास बना पाने में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई दोस्तों 25 जून 2015 को। कब किया गया? 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत करने वाले आपको मालूम है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी। मगर सवाल ये नहीं है कि किसने शुरुआत किया और कब शुरुआत किया। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार द्वारा एक अतिरिक्त कमरे के लिए, अब देखिए कि दो कमरे है ना, 2 रूम, एक हॉल और एक किचन, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलता है? तो बाथरूम तो अलग से सबको मिल रहा है, तो ये साथ में नहीं रहता, अलग से रहता है। तो दोस्तों 2 रूम के अलावा एक अतिरिक्त रूम के लिए हमारी जो झारखंड की सरकार है वो पैसे दे रही है। तो सवाल ये है कि वो कितने पैसे दे रही है राज्य निधि से। चलिए आप लोग इस सवाल का जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए, जब तक मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, है ना। तो सवाल आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे पूरा यकीन है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। और समझने के सिवा दूसरा विकल्प है ही क्या? समझना ही है, क्योंकि रिजल्ट लेना है। तो दोस्तों अतिरिक्त रुपए की बात की जाए तो आप समझिएगा 50,000 रुपए राज्य सरकार कितने रुपए देगी? तो 50,000 रुपए देगी। किस लिए? तो अतिरिक्त एक कमरा बनाने के लिए। समझिएगा किस लिए? अतिरिक्त एक कमरा बनाने के लिए। और अगर बात किया जाए कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल की गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का प्रधानमंत्री आवास योजना में जो शेयर है का प्रतिशत है वो कितना है? तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुल रकम का 60% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% रकम जो है यानी कि पैसा वो हमारी राज्य की गवर्नमेंट देती है ना। तो यहां आपको याद हो गया दोस्तों, 50,000 रुपए राज्य सरकार राज्य निधि से अतिरिक्त एक कमरा बनाने के लिए प्रदान करेगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कितना रुपया दिया जाता है? कम पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों 75,000 रुपया दिया जाता है। वहीं पठारी क्षेत्रों में अगर बात किया जाए कितना रुपया दिया जाता है, तो दोस्तों पठारी क्षेत्रों में 70,000 रुपया दिया जाता है। कितना? 70,000 रुपया दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा दूं, 50,000 रुपया दिया जाएगा अतिरिक्त एक कमरा बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा, झारखंड राज्य सरकार द्वारा। कहां से? राज्य निधि से दिया जाएगा, ठीक है। अगर आवास योजना को लेकर के और भी आपको फैक्ट बतलाऊं तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे झारखंड में वेद व्यास योजना चल रहा है ना। वेद व्यास योजना किस लिए है? तो मछुआरों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए। इसी तरह विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए हमारे झारखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना चल रहा है। तो जो विधवा महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, है कि नहीं, उन लोगों को आवास चाहिए, सबको आवास चाहिए, है कि नहीं है। तो आवास विधवा महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चल रही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना चल रही है। इसके अतिरिक्त अगर और बात करें तो आदिम जनजातियों के लिए भी आवास योजना चल रही है, और उस आवास योजना का नाम है दोस्तों बिरसा मुंडा आवास योजना। क्या नाम है? बिरसा मुंडा आवास योजना। और अगर मैं आपसे जीएस का सवाल पूछूं कि झारखंड में कुल
कितनी जनजातियां हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। कितनी? कुल मिलाकर के 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 जो है वो कैसी हैं? तो आदिम जनजातियां हैं। और 24 दोस्तों, 24 जनजातियां ऐसी हैं जिनके जीवन में अब परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। अब ये प्राचीन तौर तरीके से नहीं जीते हैं, है ना। अब ये भी समाज में हाशिए पे ना रह करके मुख्य धारा में लौट रहे हैं, है ना। तो 8 जो है याद रखिएगा आदिम जनजातियां हैं। तो आगे यहां से बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां क्लियर हो गया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है दोस्तों, झारखंड बजट। आपको मालूम ही है बजट हर साल आता है ना। इकोनॉमिक सर्वे भी उसके साथ साथ आता है। तो सवाल यहां पे ये है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार निम्न आय वर्ग में, अब देखिएगा सवाल को जरा सा ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में गड़बड़ियां होती है तो जल्दबाजी हमें नहीं करना। सवाल समझिएगा कि झारखंड बजट कब का? 2022-23 का। ये परिवर्तित किया, मामला गड़बड़ा गया दोस्तों। 2022-23 के अनुसार निम्न आय वर्ग मतलब क्या? बीपीएल परिवार वालों को, है ना। बीपीएल परिवार वालों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत कितने नए आवास स्वीकृत एवं निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों ये सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपको मैंने समझाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना जो है वो किसके लिए शुरू किया गया है? तो विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। गौर से सुनिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना, है ना, किसके लिए शुरू किया गया है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू किया गया है? विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। अगर सवाल में पूछ दे कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो झारखंड में शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 2016। याद रखिएगा कब होगा? 14 अप्रैल 2016। और आपको मालूम है कि 14 अप्रैल 2016 को किसकी सरकार थी? तो हमारे रघुवर दास बीजेपी के कैंडिडेट है ना। रघुवर दास जी की सरकार थी, यानी कि रघुवर दास सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने ही इस योजना को लागू किया था। किस योजना को? तो निम्न आय वर्ग के लिए, निम्न आय वर्ग की विधवा महिलाओं के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। और इस योजना के तहत कितने नए आवास स्वीकृत एवं निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों 2022-23 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 11,000। कितना? 11,000। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कितना? 11,000। फिर से अगर रिवीजन करवाएं तो वेद व्यास योजना, वेद व्यास आवास योजना, कौन सा? वेद व्यास आवास योजना किसके लिए शुरू किया गया दोस्तों? अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। कमेंट करके आप लोग इसका जवाब दीजिए कि वेद व्यास आवास योजना किसके लिए शुरू किया गया है? दोस्तों मैं जवाब दे देता हूं इसका, मछुआरों के लिए। किसके लिए? मछुआरों के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि मछुआरों को आवास मुहैया करवाया जाना, बहुत सारे मछुआरों को ये जो आवास बनाए जाएंगे एक साथ बनाए जाएंगे। क्यों? कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सरकार का एक टारगेट है कि मछली पालन में क्या हो? वृद्धि हो, ठीक है। ये यानी कि व्यवसाय को ध्यान में रख करके, मछुआरों के व्यवसाय को ध्यान में रख करके इस योजना को लाया गया है। कौन सी योजना? तो वेद व्यास आवास योजना को। यहां तक क्लियर है? हमारे रघुवर दास जी ने इसको 14 अप्रैल 2016 को क्या किया था? लॉन्च किया था। तो दोनों सवाल क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलिए। तो झारखंड बजट, फिर से बजट पे आइए। 2022-23 के अनुसार राज्य के पास शिक्षकों को, राज्य के पारा शिक्षकों को, क्या है सवाल दोस्तों कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के पारा शिक्षक, कौन से शिक्षक? पारा शिक्षक। देखिए कि झारखंड के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों में सबसे ज्यादा पारा शिक्षक है। इसलिए इन पारा शिक्षकों को ना झारखंडी स्कूलों का रीढ़ कहना गलत नहीं होगा। 62,000 से भी अधिक पारा शिक्षक है जो स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये पारा शिक्षकों के लिए 2022-23 का जो बजट रहा झारखंड का बजट, इसमें कुछ बात कहा गया, प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया बताते हैं। सवाल पहले समझिए। कह रहा है कि पारा शिक्षकों को अब किस नाम से जाना जाएगा? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? झारखंडी स्कूलों के रीढ़ हमारे पारा शिक्षकों को लेकर के सवाल है कि उनको अब किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? तो इनको अब सहायक शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, क्या नाम रहेगा? सहायक शिक्षक नाम रहेगा। ये बात आप लोग याद रखना। तो झारखंड के पारा शिक्षकों को कौन से बजट में प्रावधान किया गया इस बात का कि सहायक शिक्षक कहा जाएगा? बजट है 2022-23 का। कौन सा बजट? 2022-23 का। इसके अलावा आपको और भी बतला दे फैक्ट्स, तो अब ये 60 साल तक इनको कोई नहीं भगा सकता। इनकी जो नौकरी है वो 60 साल तक एकदम फिक्स है ना। और भी चीजें दोस्तों, ये
60 साल तक एकदम कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके अलावा अपनी योग्यता के आधार पर इनका जो सैलरी होगा उसमें वृद्धि भी किया जाएगा, मगर कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है? योग्यता के आधार पे। तो यहां तक क्लियर है। पारा शिक्षकों को किस नाम से जाना जाएगा? सहायक शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना भूलना नहीं है, शेयर भी करते रहना है ना? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है? और यहां पे आपको 4 विकल्प दिख रहे होंगे। देखिए सवाल को समझिए, किस तरह का कॉलेज? डिग्री कॉलेज खोलने का। किस तरह का कॉलेज? डिग्री कॉलेज खोलने का। क्या है भाई? तो प्रस्ताव है। वो जिला कौन सा है ये तो आपको पूछ रहा है ना कि कौन से जिले में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों हमारा जिला है कौन सा? रामगढ़। जिला पूछे तो रामगढ़, क्षेत्र पूछे तो गोला, है ना? गोला में। कहां खुलेगा ये डिग्री कॉलेज? गोला में खुलेगा। अब अगर हम लोग साहेबगंज के बारे में देखिए, 4 विकल्प यहां पे आपको दिख रहे होंगे। साहेबगंज है, रामगढ़ है, गोड्डा है और चतरा है। तो दोस्तों साहेबगंज के बारे में आप लोग एक फैक्ट जानते होंगे कि हमारे देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी कहां से होकर के गुजरती है? तो ये साहेबगंज से होकर के गुजरती है। इसके अलावा एक फैक्ट अगर आपको और बताएं तो दोस्तों यहां पे हमारे साहेबगंज में ही जीवाश्म पार्क है। क्या है? जीवाश्म पार्क है। ये बात भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, जिसको हम लोग फॉसिल पार्क भी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? फॉसिल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट विकल्प जो मेरा था रामगढ़ गोला। तो आपको तो बता ही दिए रामगढ़, है ना? सबसे छोटा जिला मेरा कौन सा है? ये रामगढ़ ही है। और दोस्तों रामगढ़ के गोला में ही क्या बनेगा? डिग्री कॉलेज बनेगा। इसके अलावा गोड्डा को लेकर के अगर मैं कुछ फैक्ट आपको बतलाऊं तो गोड्डा में बन रहा है SEZ। कौन? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बन रहा है गोड्डा मेरा? गोड्डा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना कौन रहा है? तो अडानी ग्रुप बना रहा है इसको, है ना? और ये क्या करेगा? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी ग्रुप बना रहा है। इसका काम होगा बिजली का निर्यात करना। किस चीज का? बिजली का निर्यात करना। देखिए दोस्तों बिजली निर्यात करने के लिए गोड्डा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला चतरा को लेकर के अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बतलाऊं। चतरा जिला हमारा, है ना? और चतरा जिला में क्या है? तो चतरा जिले में एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है दोस्तों कौलेश्वरी पहाड़। क्या नाम है? कौलेश्वरी पहाड़ नाम है। ठीक है, कौलेश्वरी पहाड़। और ये जो कौलेश्वरी पहाड़ है ये काफी फेमस है। जो चतरा वाले होंगे उनको तो मालूम ही होगा, पर जो चतरा वाले नहीं है वो जान लीजिए कि ये जो कौलेश्वरी पहाड़ है ना, ये पहाड़ 3 धर्म, हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, इन तीनों धर्मों की स्थली है। कौन? हमारा कौलेश्वरी पहाड़। सोचिए कि एक पहाड़ पे तीनों धर्म के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, और ये तीनों धर्म से संबंध रखता है हमारा कौलेश्वरी पहाड़, है ना? तो जहां दुनिया में देखिए लोग अलग अलग धर्मों के कारण झगड़ते रहते हैं, वहीं पे हमें एक और शांतिपूर्ण जीवन जीना सिखाता है ये कौलेश्वरी पहाड़, कि कैसे हम लोग अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी मिलजुल करके रह सकते हैं। चलिए ये समझ में आ गया है। तो इसका जवाब क्या होगा? झारखंड के किस जिले में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है? रामगढ़ के गोला में। जिला पूछे तो रामगढ़, क्षेत्र पूछे तो गोला, है ना? अच्छा एक बात और अगर आपको बतलाएं, ये जो हमारा रामगढ़ है कब बना था नया जिला? आप लोगों को कमेंट भी करना है, जानते हैं तो, क्योंकि अब समय तो परीक्षा का है, तो परीक्षा के समय में टेस्ट भी चलता है और जानकारी भी जुटाना, ये दोनों कार्य चलते रहते हैं। दोस्तों रामगढ़ आपको बतला रहे हैं, ये जो जिला बना रामगढ़ वो कब बना? तो डेट था दोस्तों 12 सितंबर 2007 का। कब बना? 12 सितंबर 2007 में। 2007 में, यानी कि झारखंड राज्य अलग बनने के बाद ये जिला बना है। कौन? रामगढ़। इसी तरह खूंटी भी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल आप लोग एक बार पढ़िए। सवाल कह रहा है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार, सवाल क्या कह रहा है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? देखिए दोस्तों हमारे झारखंड में क्या हो रहा है कि लोग पढ़ तो रहे हैं, अब उच्चतर शिक्षाओं में लोगों के पास में पैसे नहीं है, तो कैसे पढ़ें, कैसे डिग्री लें, है कि नहीं है? आगे कैसे बढ़े? और बिना पढ़े कोई तरक्की कर नहीं सकता। अगर किसी राज्य का, किसी देश का जो युवा होगा
या जो नागरिक होगा वो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो वो राज्य और वो देश कैसे तरक्की कर सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सरकार ने इस ओर सोचा है और झारखंड का जो बजट रहा 2022-23 का, उसमें क्या किया गया है, झारखंड के जो विद्यार्थी रहे उनकी उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को कंसीडर किया गया और इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एक योजना आरंभ की गई है। तो सवाल यही है कि वो योजना कौन सी है, और वो योजना कौन सी है आप लोग बताइए। तब तक मैं आपको कुछ फैक्ट बतला दूं कि देखिए ये मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना है। ये योजना किस से रिलेटेड है, तो विदेश में पढ़ाई कराने से रिलेटेड है, यानी कि फॉरेन में जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं, वो सारे कंडीशंस आपको देख करके छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा और उसका नाम है, बस इतना फैक्ट आप याद रखिए कि विदेश में पढ़ाई के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, मरांग गोमके, है ना। मरांग गोमके का क्या मतलब होता है, मरांग गोमके का मतलब होता है दोस्तों बड़े गुरुजी। क्या अर्थ होता है मरांग गोमके का, बड़े गुरुजी। हमारे जयपाल सिंह मुंडा हॉकी प्लेयर है कि नहीं है। तो दोस्तों मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया किससे, तो विदेश में जाकर के छात्रवृत्ति योजना, जो विदेश में जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के माध्यम से। अगला ये सवाल का जवाब क्या होगा कि उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं, इसको भूलिएगा मत, उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो याद रखना है कि इस योजना का नाम है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, क्या नाम है योजना का, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। और ये योजना कब लागू हुई, तो ये नवंबर 2022 में, कब, नवंबर 2022 को ये योजना आई है हमारी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में पहले क्या था ना, पहले कितना क्रेडिट का प्रावधान किया गया था, तो 10 लाख रुपए के क्रेडिट का, कितना भाई 10 लाख रुपए, मगर इसको बढ़ा करके 15 नवंबर को 15 लाख रुपया कर दिया गया है, यानी कि 15 लाख रुपया तक का खर्च आप इस गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अपनी उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं, मगर समझिए ये ना हो, ये ऐसा ना है कि 15 लाख रुपया खाता में आया, अब ले सिगरेट फूकना स्टार्ट कर दिए और 4 गो इंजीनियर दोस्त मिलकर के ले दारू लाना स्टार्ट कर दिए, तो सरकार इसके लिए आपको पैसा नहीं देगी, सरकार आपको पढ़ने के लिए पैसा देगी। सरकार कम चालाक नहीं है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा ना कि इस योजना में जैसे 15 लाख रुपया तक अब क्रेडिट कर दिया गया है, तो 15 लाख रुपया में जो 70% रकम होगा वो आपके संस्थान को मिलेगा, जिस संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं। 70%, हाँ, इसका 30% रुपया आपको दिया जाएगा खाने के लिए, पीने के लिए, लैपटॉप के लिए, कॉपी के लिए, कलम के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए। तो ये आपको 30% ही दिया जाएगा। इन्हें समझियो कि 15 लाख, अब 15 लाख तो इनके दे दबल जे तो पढ़े हुए तो फूकिए दबा सब, हमरा ना मालूम है, सब मालूम है, बोलो 15 लाख में हम नवा बिजनेस कर ले, छोड़ के पढ़ते लिखते, तो नहीं, ये आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, 30% ही खाने पीने के लिए दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा। मरांग गोमके का मतलब बड़े गुरुजी, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी प्लेयर, और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जो छात्रवृत्ति योजना है ये विदेश में जाकर के पढ़ाई के लिए, ये बता दिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना किस लिए शुरू की गई है, तो उच्च शिक्षा में आ रही झारखंडी छात्रों के बाधाओं को दूर करने के लिए। समझ में तो आ रहा है, चलिए मजा आ रहा है ना। चलिए इसी तरह समझते समझते 15 लाख में याद रखना है, पीए खाए ले कितने हो 30%, 70% ना मिलते तो इनके, ठीक हो। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 6वां नंबर सवाल, झारखंड का जो बजट रहा 2022-23 का, इसके अनुसार झारखंड के किस चिकित्सा संस्थान के परिसर में, समझिए सवाल समझिए, पहले बिना सवाल समझे जवाब नहीं देना है, न यहाँ ना एग्जाम में। और आपको तो मालूम है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तो अपना आदत आप अभी जैसा बना करके रखिएगा, इसने हरकत कीजिएगा जाके एग्जामों में। और धरफराल वाला आदत रहेगा, वो धरफरा के मार के गलत निपट जाइएगा, बाद में 2 नंबर से गल्ला हो, नौकरिया ना हो। अरे नहीं करना है ऐसा, आराम से पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, पढ़ाई टेंशन भी नहीं लगेगा और सब आराम हो जाएगा। देखिए झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस चिकित्सा संस्थान के परिसर में मेडिको सिटी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इस सवाल को आप लोग एक बार फिर से पढ़िए सवाल को कि झारखंड का जो बजट रहा 2022-23 का, मेडिको सिटी, सवाल आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है, मेडिको सिटी। अब ये जो मेडिको सिटी है वो कहां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा रिनपास कांके। कहां हो जाएगा, रिनपास कांके। कांके जानो ना, वह जहां पगलन के भर्ती कर दल जाओ। अच्छा रिनपास के बारे में अगर आपको बोले कि रिनपास जो है वो
ये कब बना था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1925 में जेपीएससी में आपका शिक्षण संस्थान या महत्वपूर्ण संस्थान से एक टॉपिक ही है, तो डेट वेट पूछता है वहां। रिनपास कब बना था? तो 1925 में। इसके अलावा केंद्रीय मनोरोग संस्थान है, तो ये केंद्रीय मनोरोग संस्थान ये कब बना? तो दोस्तों 17 मई 1918 को। ये भी याद रखिएगा, कांके जहां जेंट्स लोग भर्ती किए जाते हैं, 17 मई 1918। जेंट्स माने पागल जेंट्स, जाने सभे जेंट्स ना है, ठीक है। रिनपास, अब ये कुछ चीज है यहाँ पे सवाल हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए रिम्स रांची, ये कब बना? तो 1960 में। अच्छा, 15 अगस्त 2002 को क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल दिया गया। 15 अगस्त 2002 को नाम बदल करके क्या कर दिया गया? रिम्स कर दिया गया। और रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए तो। रिम्स का फुल फॉर्म देखिए, रिम्स का फुल फॉर्म होता है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, है ना, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, मेडिकल साइंस, ये रिम्स का फुल फॉर्म है। लेकिन आपको मालूम है कि रिम्स तो बना 2002 में, रिम्स नहीं बना 2002 में। रिम्स का नाम नया रिम्स, ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये 15 अगस्त 2002 को ये नाम दिया गया। किसका? आरएमसीएच का। तो जो पहले आरएमसीएच के नाम से जाना जाता था, आरएमसीएच कब बना? 1960 में, और ये आरएमसीएच का नाम बदल करके कर दिया गया रिम्स। तो 1960 में आरएमसीएच था और इसका फुल फॉर्म क्या था? राजेंद्र, आर फॉर राजेंद्र, है ना, राजेंद्र प्रसाद हमारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और यही नाम बदल कर, खाली नाम बदल गया, जगह तो नहीं बदला ना, सब कुछ वही है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो 1960 में बना था, वो 15 अगस्त 2002 को नाम केवल बदल करके कर दिया गया रिम्स। और आपको मालूम है रिम्स रांची के बारे में। चलिए, ये कब बना था? 15 अगस्त 2002 में इसका नया नाम बना रिम्स, ठीक है, आरएमसीएच ही रिम्स बना है। यहां तक क्लियर है। केंद्रीय मनोरोग संस्थान 17 मई 1918 को बना। रिनपास कांके 1925 में बना, और रिनपास कांके में क्या बनाया जा रहा है? तो मेडिको सिटी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि ये रिनपास का फुल फॉर्म क्या है? अब ये रिनपास जो शब्द है, इसका भी फुल फॉर्म है। जैसे रिम्स का देख रहे थे, आरएमसीएच का देख रहे थे, वैसे रिनपास का भी फुल फॉर्म है। और रिनपास को आप कैसे लिखिएगा तो बताते हैं आपको। जैसे देखिए, रिनपास RINPAS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो R4। अब ये R किसको बताता है? तो रांची, R फॉर रांची, I फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो, N फॉर न्यूरो, P फॉर साइकेट्री, है ना, P फॉर साइकेट्री, और A स्टैंड फॉर अलाइड साइंसेस, S फॉर साइंसेस, साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस। तो ये आप लोग समझ रहे हैं ना, रिनपास का फुल फॉर्म रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कब बना रिनपास? 1925 में। कांके कब बना? 1918 को। रिम्स कब बना? 1960 को। रिम्स का नया नाम जो रिम्स है वो कब मिला? 15 अगस्त 2002 को। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कब बना? तो 1960 में बना। ये सारे फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपका सारा का सारा क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अब अगला सवाल आ गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी? याद रखिएगा, देखिए बाइक एम्बुलेंस सेवा देख रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा आपने अभी तक देखा था, किसमें देखा था? कार में, वैन में आपने देखा है। लेकिन अब जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है वो कौन सी है भाई? तो बाइक में एम्बुलेंस सेवा। अरे भाई मजेदार बात है कि नहीं है? देखिए हमारी सरकार अच्छी है, कितनी अच्छी चीजें सोच रही है। उन लोगों के लिए सोच रही है जहां पे पहुंचना शायद थोड़ा मुश्किल होता है, जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। अब वे लोग भी तो बीमार पड़ते हैं, उन लोगों को भी तो हॉस्पिटल जाना रहता है, वहां पे गाड़ी पहुंचने में बड़ा दिक्कत होता है। तो इसी के लिए दिमाग लगाया गया। आपको तो मालूम है झारखंडी लोग क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी का दिमाग लगाया और क्या किया गया? एक नया सेवा शुरू किया गया है, बाइक एम्बुलेंस सेवा। और एक में का लगल रहेगा ना, एक बाइक रहेगा, है ना, मस्त बाइक एकदम, और ओकर बगल में बेडवा ना देखल आज, अगर
पर सूतो थी ऐसे करके हॉस्पिटलवा में उला बेडवा जुड़ल रहता ओकर साथ। क्या बोलिए शोले वाला जय वीर वाला फिल्म में याद आ रहा जेकर में गड़िया चलाओ और बगल में वो बैठे वाला ना रहे अजय देवगन अमिताभ बच्चन चला रहा धर्मेंद्र बैठ करके उला बजाओ है क्या रहता है वो क्या उसको बोलते हैं वायलिन तो नहीं बोलते हैं याद नहीं आ रहा है भोपू जो रहता है बजाते रहता है। तो ये जो एम्बुलेंस सेवा होगा ना बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा इसमें भी कुछ ऐसा ही रहेगा। एक बाइक रहेगा और बाइक के बगल में वो बेड लगा हुआ रहेगा जिसमें मरीज को क्या किया जाएगा सुला दिया जाएगा और नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। मगर सवाल ये नहीं था कि बाइक के साथ क्या होगा है ना या फिर कितने रुपए का बाइक होगा। तो दोस्तों शायद ये बाइक का कीमत 1,80,000 रुपया होगा। कितना 1,80,000 का ये बाइक होगा जो एम्बुलेंस सेवा प्रदान करेगा दुर्गम क्षेत्रों में। यहां पे कुछ देखिए तो बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा किससे संबंधित है स्वास्थ्य। तो आप तो एम्बुलेंस देख करके समझ जाइएगा कि स्वास्थ्य के लिए है। किस समुदाय के लिए है तो दोस्तों पीवीटीजी के लिए। किस समुदाय के लिए पीवीटीजी। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। किस लिए भाई पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है तो बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। कौन सी सेवा दोस्तों बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ठीक है देखिए और इस बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा में क्या क्या होगा आपको और चीजें बतला देते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी। ठीक है ऑक्सीजन की सुविधा के साथ साथ 52 गो जीवन रक्षक दवाएं भी रहेंगी है ना। और ये सेवा कहां दिया जाएगा तो ये सेवा दिया जाएगा दुर्गम क्षेत्रों में जहां जाना बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा नॉर्मल सब जगह ना है दुर्गम क्षेत्रों में दिया जाएगा। और बड़ी मजेदार बात तो ये है कि ये तमिलनाडु हो गया गोवा हो गया हिमाचल प्रदेश में पहले से ही काम कर रही है बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा और अब जाकर के हमारे झारखंड में भी इसको शुरू की गई है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए। तो याद रहेगा यहां सब क्लियर 1,80,000 की बाइक होगी समझिए है ना। एम्बुलेंस में साइड में कार जैसा रहेगा बाइक रहेगा समझे। तो यहाँ पे फोटो लगाए नहीं सोच रहे थे लगा दे पर लगा नहीं पाए कोई बात नहीं समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक पहले से भी कौन से स्टेट्स में ये चल रहा है तो तमिलनाडु हो गया गोवा हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया है ना। मॉडल के रूप में दिल्ली वगैरह में भी ये सब चल रहा है बाइक एंड एम्बुलेंस सेवा और ये बड़ा सक्सेसफुल है। याद रखिएगा झारखंड बजट का जो 2022-23 का बजट रहा उस अनुसार झारखंड सरकार किस वर्ष तक प्रत्येक घर में पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। लीजिए इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए भाई हर आदमी को स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है इस पानी से कई बीमारियां होती हैं। अगर आप गंदा पानी सेवन कर रहे हैं भांति भांति की बीमारियां होती हैं और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि गरीब लोगों को और इवन सब लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले है ना। तो राज्य सरकार ने इस दिशा में सोचा और 22-23 के जो बजट रहा उसमें प्रावधान किया कि हर घर को प्रत्येक घर में पाइप से पेयजल की सुविधा दी जाएगी। किस तरह का पेयजल स्वच्छ पेयजल याद रखेगा। और ये जो सुविधा उपलब्ध करवाएगी तो अचानक से तो नहीं होगा भाई इसके लिए टाइम लगेगा और टाइम जो लगेगा वो टाइम कितना होगा मतलब कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा कि हर घर में स्वच्छ पेयजल नल के माध्यम से या पाइप के माध्यम से मिल जाएगा मुहैया हो जाएगा। तो पहले ये था 2022 तक सरकार को 2022 तक ये काम कर देना था पर सरकार कर नहीं पाई तो इसका डेट बढ़ा दिया गया और अब इसका डेट कर दिया गया है 2024। तो अगर ये आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है 2024 को टिक कर देना है कोई दिक्कत नहीं है। पहले कब तक था ये लक्ष्य 2022 तक मगर इस लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया 2024। तो 22-23 के प्रावधान में कब किया गया है 2024 किया गया है याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों को या के लिए कितने वेतन की नौकरियों के लिए 75% रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा। देखिए झारखंड सरकार लाई योजना और बोली कि जितना प्राइवेट कंपनी झारखंड में है बहुत अच्छा आए हैं रहिए लेकिन जब बात हो नौकरी देने की तो अगर 40,000 रुपए तक की सैलरी वाला जॉब है समझिएगा बात को कितना लिमिट कितना तो 40,000 तक का। तो 40,000 तक की सैलरी वाला जो भी जॉब हमारे झारखंड में कंपनियां देंगी जितनी कंपनियां वो भाई उसमें 75% जो एम्प्लॉय होंगे वो झारखंडी होने चाहिए। ये नहीं कि आप झारखंड में फैक्ट्री लगा दिए कंपनी लगा दिए और एम्प्लॉय ले आए बाहर से। सरकार ने झारखंडियों के बारे में सोचा और ये सवाल जरूर आपके एग्जाम में आएगा याद रखिएगा।
ये यहाँ पे दो फैक्ट आपको दिख रहा है, एक तो ये हो गया 75%। 75% सीट जो है उसको रिजर्व कर दिया गया है, किस लिए? तो झारखंडी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी उस कंपनी में काम करने की योग्यता रखते हैं उसके लिए सीट रिजर्व है। 40,000 रुपया तक की सैलरी में, 40,000 रुपया तक की सैलरी वाला जो जॉब होगा, 40,000 रुपया तक की बोल रहे हैं, यानी ऊपर वाला में करता ज्यादा मजा आता है कि नहीं, कि 40,000 रुपया से ऊपर वाला जॉब में खाली झारखंडी होगा, तब तो मजा आ जाता है नहीं। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा गया कंपनी का, और 40,000 रुपया तक का लिमिट रखा कि इतना रुपया वाला जो भी जॉब है ना, ओकर में 75% झारखंडी लोगों को ही भरना है, बाहरी को नहीं भर देना है। झारखंडी से बाहर 25% चलता हो, लेकिन 75% भाई बहुत ज्यादा है कि नहीं? 3/4 कम है क्या? 75%। तो 40,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये दोनों चीज याद रखिएगा, 75% सीट रिजर्व है और 40,000 रुपया ये सैलरी का लिमिट है। ठीक है, अगला रिजर्व के लिए, मतलब 40,000 रुपए तक की सैलरी वाली जो सीटें हैं वो 75% रिजर्व रहेंगी। ये अगला, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस योजना के तहत डिग्रीधारी युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब याद रखिएगा ट्रेनिंग होता है ना। तो एक योजना लाया जा रहा है जिसमें डिग्री, जिन युवाओं के पास में डिग्री है, आपने देखा था ना गोला में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, बजट 2022-23 का प्रावधान है। इसके हिसाब से एक अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से किस योजना के तहत डिग्रीधारी युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। माने आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना अगर एग्जाम के लिए, तो आपको क्या करेगी सरकार? एक योजना ला रही है, उस योजना के तहत आपको ट्रेनिंग देगी। बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं है? मजा आएगा नहीं आएगा? और वो जो ट्रेनिंग होगा उसका नाम क्या है उस योजना का? एकलव्य प्रशिक्षण योजना। तो आसान है, देख रहे हैं, प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ भी प्रशिक्षण लिखा हुआ है, ऐसा दिमाग लगा करके मार सकते थे इसको। तो उसका नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। वही एकलव्य जकर अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य कटवा दलथिन, ओहो कम अनैति नहीं किए हैं। नहीं, अब बेचारा ठीक है राजा का बेटा नहीं था, आपको उसको शिक्षा नहीं देना था, उसने आपकी मूर्ति लगा करके तीर धनुष चलाना सीख लिया, बड़ा धुरंधर धनुर्धर बन गया। आपके कुत्ते को उसने क्या किया? बाणों से मुंह बंद कर दिया और कुत्ते को जरा क्षति भी नहीं हुई। आप उस बेचारे से अंगूठा कटवा लिए, गुरु द्रोणाचार्य। ये लांछन जो आप पे लगा कभी मिटेगा नहीं, ये गलत बात था, है कि नहीं है? किसी की जाति के लिए, जाति को लेकर के किसी को सताना नहीं चाहिए था। आपने देखा गुरुजी क्रेडिट कार्ड के बारे में दोस्तों। गुरुजी क्रेडिट कार्ड में क्या था? उच्चतर शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अब पहले 10 लाख रुपया की क्रेडिट का ये योजना लाया गया था, जिसको बढ़ा करके 15 लाख रुपया का क्रेडिट का योजना कर दिया गया। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया कि 70% संस्थान को जाएगा, 30% जो योजना का रुपया होगा वो स्टूडेंट को मिलेगा खाने पीने, दारू पीने, सिगरेट फूकने, किताब कॉपी, जो पढ़े वाला तो पढ़ता, इसके लिए याद रहेगा। एकलव्य प्रशिक्षण किस लिए है? तो जिसके पास डिग्री हो गया है, वो नौकरी के लिए तैयारी करना चाहता है, तो सरकार ये योजना लाई है, और इसके साथ भी शर्त है, सबके लिए नहीं है ये। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल देखिएगा, झारखंड बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? ना बोले मुर्गा बेचिए, गाय बेचिए, अरे चराइए, कुछ कीजिए, पकौड़ी बेचिए। तो पकौड़ी बेचे के लिए दुकान लगाओ पड़ता कि ना लगाओ पड़ता? अब जो दुकान लगाना पड़ेगा उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो सरकार बोली कोई बात नहीं, हम देंगे पैसा। और सरकार ने क्या किया? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाया, और इस योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया? 100 करोड़ रुपया राशि रोजगार सृजन के लिए सरकार कितनी राशि प्रोवाइड करवाएगी? तो 100 करोड़ रुपया प्रोवाइड कराएगी। याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की रिपोर्ट। अच्छा देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो देहरादून की रिपोर्ट है ना, तो उसके अनुसार 2019 से 21 तक कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। और पूछा जा रहा है आपसे कि 2019 से 21 के बीच में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि की बात हुई है, ये आप बतलाओ। तो दोस्तों इसका आंसर, ये तो सीधे सीधे फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, 11 हेक्टेयर। कितना? 11 हेक्टेयर। अभी कितना वन क्षेत्रफल है झारखंड में? तो 29.76%। और कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 33% वन रहना चाहिए स्टेट में। ठीक है, तो अभी भी हम लोग जो निश्चित लक्ष्य है 33% वन का, उससे
थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं, थोड़ा क्या ज्यादा ही पीछे चल रहे हैं, इसको हमें प्राप्त करना है। और खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ 11 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की जो रिपोर्ट आई थी वो कह रही है ना। किस समय के दौरान? तो 2019 से 21 के दौरान हमारे यहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 11 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है ना। पहले कितना परसेंट था? तो पहले था दोस्तों 29.62% था, जो बढ़ करके हो गया 29.76%। कितना प्रतिशत वन रहना चाहिए किसी भी राज्य में? तो 33% वन रहना चाहिए। याद रखिएगा कितना? 33%। अभी भी हम लोग निश्चित लक्ष्य से पीछे हैं। देखिए अगला सवाल है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस जिले में औद्योगिक सह रसद पार्क, देखिए इसको हिंदी में कोई वर्ड ना टफ हो जाता है, अगर इसी चीज को कहें तो इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क। कौन सा भाई? तो इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क है ना। ये अंग्रेजी हो जाता है किसका? तो औद्योगिक सह रसद पार्क का। तो ये कहां बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? ये सवाल आपसे पूछा कब? 2022-23 के जो बजट रहा उसमें। तो दोस्तों ये साहिबगंज में। कहां भाई? साहिबगंज में। साहिबगंज के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, साहिबगंज से होकर के गंगा नदी, पवित्र नदी हमारी गंगा नदी होकर के गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया साहिबगंज में फॉसिल पार्क है। क्या है? फॉसिल पार्क है ना, फॉसिल पार्क है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये भी सवाल का जवाब याद रखिएगा, इसका भी जवाब कुछ और नहीं है बल्कि साहेबगंज ही है। कौन सा? साहेबगंज। देखिए यहाँ पे हवाई अड्डे का प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, साहेबगंज से गंगा नदी होकर के गुजरती है। अब हो क्या रहा है ना कि सावन के महीना में भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आपके देवघर आ रहे हैं और साहिबगंज से जाते हैं और जल उठाते हैं और उठा करके देवघर में आकर के क्या करते हैं? भोले बाबा पे चढ़ाते हैं। अगर साहिबगंज में एयरपोर्ट बन जाएगा तो कितना विदेशी लोग वहां पे आएगा, डायरेक्ट जल उठाएगा और उठा करके देवघर जाएगा। देवघर में तो भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये वो से उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, तो मुनाफा होगा ना। तो बहुत कुछ सोच करके, फायदा सोच करके राज्य सरकार जो है वो साहिबगंज में क्या कर रही है? तो हवाई अड्डे का निर्माण कर रही है ना, प्रस्तावित है, यानी कि यहाँ पे होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2022-23 बजट जो है 2022-23, इसमें सौर ऊर्जा से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? देखिए बिजली उत्पादन के लिए कई माध्यम है, जैसे कोयला से बिजली उत्पादित किया जाता है, पानी से उत्पादन किया जाता है और परमाणु भट्टी से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि सौर ऊर्जा से, समझ रहे हैं, सतत ऊर्जा मेरा, बाकी सब तो खतरनाक है। कोयला खत्म होगा, पानी भी बर्बाद होता है कि नहीं है। एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो भी बड़े महंगे होते हैं और खर्चीले भी होते हैं और बड़े घातक भी होते कि नहीं होते। रिसूस गया तो पता चला गए नहीं। तो सरकार, हमारी झारखंड सरकार सौर ऊर्जा की तरफ क्या कर रही है? ध्यान दे रही है और इन्होंने लक्ष्य रखा है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कितना मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? किससे? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा शब्द के कारण यह सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों 1000 मेगावाट। कितना? 1000 मेगावाट हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तब तक दोस्तों आप लोग अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार ने गरीबों और किसानों पर बिजली के बिलों के बोझ को कम करने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव किया? देखिए जो बीपीएल वाले हैं, गरीब परिवार हैं, उसको क्या किया सरकार ने? एक निश्चय कर दिया है, लिमिट, और बोला है कि इतना यूनिट आप बिजली खपत कीजिए, फ्री, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ताकि बिजली बिल का बोझ उन पे आन ना पड़े, है ना। अब सरकार ने जो लिमिट रखा है वो लिमिट कितना रखा है? तो वो जो लिमिट रखे हैं वो 100 यूनिट का रखे हैं। अगर 100 यूनिट आप बिजली खपत करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। मगर आपको मालूम है कि झारखंडी लोग सीधे साधे होते हैं, हम लोग सीधे साधे ही हैं, लेकिन हम लोग में से कुछ लोग बदमाश हैं। तो कहीं का जिक्र मैंने सुना कि कुछ बदमाश लोग जो बिजली बिल बांटने जाते हैं वो क्या कहते हैं घर घर जाकर के कि
हमको पैसा दो 50 रुपया, इस महीने में तुम्हारा एक को बिल नहीं आएगा, माने माफ। तो देख लेते हैं कि 100 यूनिट से कम है तो इसका बिल तो आएगा नहीं, तो चालाकी करते हैं कि 50 रुपया लेके बोलता है कि हम तो माफ करा देंगे। बेचारा सीधा साधा दे देता, सोचता कि हो सकता है सही में करा दे। अरे यहाँ 100 यूनिट तो फ्री है, पहले से फ्री है, माफ क्या कराएगा। वो चालाकी करके लूटता है। ऐसे करके ना हमेशा से झारखंडियों को लूटा गया है, समझे। याद रखिएगा, आपको नहीं लुटाना है। आपके घर में 100 यूनिट बिजली अगर आप उससे कम खपत कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई बिल नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आपको मांगा जा रहा होगा तो समझिए आप ठगे जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस जिले में द झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन स्थापित किया गया है। सवाल सुनिए फिर से एक बार। सवाल क्या कह रहा है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस जिले में द झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन स्थापित किया गया है तथा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करना प्रस्तावित है। कहां पे, किस जिले में, बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुमका जिला। क्या हो जाएगा, दुमका जिला हो जाएगा। दुमका जिला कहाँ है, ये संथाल परगना का मुख्यालय है ना, दुमका संथाल परगना का मुख्यालय है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर का कौन है और उत्तरी छोटा नागपुर का कौन है। तो दोस्तों आपको मालूम ही है कि उत्तरी छोटा नागपुर की जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो कौन सा है आपका, रांची है ना। साहेबगंज के बारे में तो आप लोग जान ही गए हैं, और गंगा नदी होकर के बहती है, फॉसिल पार्क है वहां पे। चलिए क्लियर है यहां तक। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि झारखंड किस में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस सवाल को भी जरा गौर से देखिए। अभी आपने देखा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन, उसी तरह का एक सवाल है दोस्तों कि झारखंड के 2022-23 का जो बजट है उसके अनुसार किस जिले में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची में। और कहां हो सकता है कि नहीं, रांची में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नई सौर ऊर्जा नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लागू होगी। अभी आपने इसके पहले एक सवाल देखा था, झारखंड सरकार ने बजट 2022-23 के अनुसार कितना मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका जवाब आपने देखा 100 मेगावाट। अगला सवाल यह है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लागू होगी। सौर ऊर्जा नीति जो है 2022 की वो अब कितने वर्षों के लिए लागू होगी। इसका जवाब है 5 साल के लिए। कब तक के लिए लागू होगी, तो दोस्तों यहां से आप कर सकते हैं 2022 में लागू हो रहा है, 5 साल के लिए लागू हो रहा है, कितना हो गया 2027 तक। तो सौर ऊर्जा नीति कब से कब तक, 2022 से 2027 के लिए लागू होगी, ठीक है, अगले 5 साल के लिए। क्लियर। अगला सवाल है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए आप लोग। देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ जब आदमी बोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बात बोल रहा है, और बात सच्चाई है ना। ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा कि कैसे हाथ को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि स्वच्छ हाथ रहेंगे, है ना। और शिक्षा से संबंधित है, पढ़ने वाले लोगों को ये क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, बतलाया जाएगा। तो आपको अगर पूछे कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा मारिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, शिक्षा से संबंधित। उन लोगों को शिक्षा दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा कि कैसे आप अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। ठीक है। अगला, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान देश के 28 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में झारखंड का जो रैंक है वो कितना है। देखिए डायरेक्ट क्या है भाई, विदेशी निवेश है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें झारखंड का जो स्थान है वो कैवा है 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 14वां स्थान है। कैवा है, 14वां है, ये बात याद रखना है। अगला, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र का राज्य के आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। अगर ये सवाल पूछा जाए झारखंड के संदर्भ में कि किस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है आर्थिक विकास में, अब ये अपने आप में एक मुद्दा है, आर्थिक विकास है ना और आर्थिक समृद्धि, तो उधर नहीं जाएंगे। तो आर्थिक विकास में, झारखंड के आर्थिक विकास में 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रहा है उसके अनुसार सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारे टर्शरी सेक्टर का यानी कि तृतीय श्रेणी का रहा है ना। और तृतीय श्रेणी किससे रिलेटेड है भाई, हमारा उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 में झारखंड का रैंक क्या है? गौर से देखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। साल कौन सा है? तो साल है दोस्तों 2021 का। इसमें झारखंड का रैंक कौन सा? ये सब तो एकदम फैक्ट हो गए, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा 13वां। क्या है? 13वां है। ठीक है, क्या है भाई? तो 13वां है ना। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया कब? 2021 का। और स्थान कितना मिला झारखंड को? 13वां मिला। चलिए, 26 जनवरी 2022 को मोरहाबादी मैदान में झांकी निकाली गई। 26 जनवरी का दिन था और गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और जो झांकी निकाली गई उस झांकी में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है, जो दिया गया था 2022 में वो वन एवं पर्यावरण विभाग को दिया गया था। यानी कि फर्स्ट पुरस्कार किसको मिला? वन एवं पर्यावरण विभाग को मिला। सेकंड पुरस्कार किसको मिला? सूचना और प्रसारण विभाग को मिला था। थर्ड पुरस्कार किसको मिला? ग्रामीण विकास विभाग को मिला था, है ना। प्राइज मिलता है झांकी के लिए। तो फर्स्ट प्राइज वन एवं पर्यावरण विभाग को मिला था। कहां पे भाई? तो 26 जनवरी 2022 को मोरहाबादी मैदान में जो झांकी निकाली गई थी उसके लिए। ठीक है, प्रथम पुरस्कार वन एवं पर्यावरण विभाग। ऐसे सवाल भी पूछ देता है एग्जाम में, तो याद रखना है। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक वन आवरण है? लीजिए, अगर आपको ये पूछे, यानी इस तरह से पूछेगा कि किस जिला में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल, इसका मतलब वही है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस जिले में है? तो किस जिले में हो सकता है? हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला। कौन सा जिला दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम का जिला। आपको मैंने बताया कि झारखंड में, है ना, झारखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, याद रखना है। अगला, छुटनी देवी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अगर ये सवाल पूछे तो ये जवाब तो बेहद आसान है कि 2021 में। लेकिन अगर ये पूछे कि 2022 में, है ना, 2022 में कौन व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। झारखंड के कौन व्यक्ति हैं? तो एक नाम याद रखिएगा, गिरधारी राम गंझू। गिरधारी राम गंझू, ठीक है, गिरधारी राम गंझू। नागपुरी भाषा के ये क्या थे? नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे हमारे गिरधारी राम गंझू जी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए, ये बात तो क्लियर है। जरा सा छुटनी देवी के बारे में बात हो जाए। इसके बारे में, छुटनी देवी के बारे में बात हो जाए। छुटनी देवी को क्या किया गया और पद्मश्री सम्मान दिया गया 2021 में, चर्चा में आई। इनके साथ बड़ा ज्यादती हुआ था। इनको ना डायन घोषित कर दिया गया था, और डायन घोषित करके इनके साथ में इनके विरुद्ध पंचायत बिठाया गया। पंचायत बिठा करके इन पे जुर्माना ठोक दिया गया। दोस्तों ये बात शायद 1970 के आसपास की। 500 रुपया इनके पास नहीं था। इनके गोद में सबसे छोटा बच्चा जो था वो 2.5 से 3 महीने का था। बेचारी दे नहीं पाई और डायन बोला जा रहा। आप सोचिए कि समाज के सब लोग मिल करके डायन बोले किसी महिला को, तो उस पर क्या बीत रही होगी। कोई सपोर्ट में नहीं है, बेचारी अकेली पड़ गई और बिटलाहा दे दिया गया। समाज से इसको बाहर निकाल दिया गया। खाने का, रहने का, सब चीज का दिक्कत। गोद में 2.5 से 3 महीना का बच्चा है, कहां जाती बेचारी? एसएचओ के पास गई, थाने में गई रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। बोला कि 10,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दोगी तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको तो मालूम है थानेदार का लक्षण क्या है। अभी भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। अब बेचारी, इसके पास पैसा होता तो वो भटकती, इसने पैसा था ही नहीं तो नहीं दे पाई। किसी तरह से ये पहुंच जाती है अपने जिले के डीसी के पास। डीसी से अपनी आप बीती बताती है। डीसी साहब जो होती हैं या होते हैं वो एक एनजीओ से कांटेक्ट करते हैं। वह एनजीओ जो अंधविश्वास के ऊपर, जादू टोना के उस पर, डायन पर, ये सब के विरुद्ध काम कर रहा था, ये छुटनी देवी एनजीओ से मिल जाती है। इनके रहने का, खाने पीने का, सब चीज का व्यवस्था किया जाता है। इनको काम भी मिल जाता है और उस एनजीओ के साथ मिल करके इस तरह की कई महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही थी, जिनको डायन बोल करके सताया जा रहा था, ऐसे कई लोगों को उबारने का काम करती है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम करती है। तो सरकार खुश होकर के 2021 में हमारी छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए, अक्सर साहित्य से संबंधित या निधन से संबंधित सवाल दे देता है। और अब दोस्तों, अगर आपको पूछे कि पहले उपाध्यक्ष, तो एक तो आपका सवाल यूं ही महत्वपूर्ण होगा कि पहले उपाध्यक्ष थे कौन, और दूसरा इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अगर ये पूछे तो इसका जवाब दीजिएगा बागुन सुम्बरई। क्या आंसर है? बागुन सुम्बरई है, ठीक है।
बागुन सुम्बरई है। अच्छा, कुछ और चीजें अगर पूछे, जैसे प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, तो प्रथम संसदीय कार्य मंत्री का नाम था दोस्तों रामचंद्र केसरी। प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री कौन थे हमारे, तो रामचंद्र केसरी थे। अगर दूसरा विकल्प स्टीफन मरांडी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों नेता प्रतिपक्ष थे, पहले नेता प्रतिपक्ष थे। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है, याद रखिएगा। कैसी विचित्र बात है कि नहीं है, हमारे राज्य में नेता प्रतिपक्ष कोई है ही नहीं है। तो स्टीफन मरांडी पहले नेता प्रतिपक्ष थे, ये बात आप लोग याद रखेगा। बात किया जाए अगर विश्वेश्वर खां की, तो विश्वेश्वर खां कौन थे, तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे, पहले प्रोटेम स्पीकर थे। ये बात आप लोग याद रखें। प्रोटेम स्पीकर को किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, तो नवगठित जो आपका विधानसभा होता है, या जो आपका नया नया गठित विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, शपथ दिलवाने का। उसके बाद सबका ये शपथ दिलाते, मतलब विधानसभा अध्यक्ष का ये शपथ दिलाते हैं, उसके बाद इनका छुट्टी हो जाता है, उसके बाद फिर आगे का काम विधानसभा अध्यक्ष खुद देख लेता है। तो प्रोटेम स्पीकर, झारखंड के विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, हमारे विश्वेश्वर खान थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं ना। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा सवाल, बागुन सुम्बरई के बारे में आपने देखा, ये कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, क्या भाई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। अब झारखंड के कितने जिलों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया, मेरा नाम टॉप 10 में समझिए। तो झारखंड के कितने जिलों को रखा गया है, तो दोस्तों झारखंड के 3 जिलों को टॉप 10 में रखा गया है, और वो 3 जिलों का नाम क्या है, तो रामगढ़, क्या नाम है, रामगढ़, है ना। और रामगढ़ के अलावा और कौन से हैं, तो जामताड़ा और बोकारो, वही जामताड़ा, है ना, वही जामताड़ा जिसने साइबर सिक्योरिटी की बैंड बजा दी। ठीक है और तीसरा जिला कौन सा हमारा, बोकारो। तो शिक्षा का रिपोर्ट जारी किया गया, परफॉर्मेंस कौन सा दोस्तों, तो स्कूली शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड के कितने जिले शामिल है, 3 जिले शामिल है, रामगढ़, जामताड़ा और बोकारो। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा कुपोषण की गंभीर समस्या के समाधान के लिए मोबाइल कुपोषण उपचार वैन सेवा प्रारंभ की गई है। देखिएगा क्या भाई, किस लिए, तो पहला तो सवाल का फैक्ट समझिए, कुपोषण की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए क्या शुरू किया गया, तो मोबाइल कुपोषण उपचार वैन शुरू किया गया है। ध्यान से देखिएगा, कुपोषण की गंभीर समस्या से लड़ने के लिए आजादी के इतने साल बाद भी जिस देश में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है बताइए। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, और अच्छी बात यह है कि सरकार ने सोचा है और उपाय निकाला है। उपाय क्या निकाला है, तो झारखंड में मोबाइल कुपोषण उपचार वैन सेवा शुरू किया है ना। और इसमें क्या होगा, कुपोषण से लड़ने के लिए कुछ खाने पीने वाली चीजें दी जाएंगी, दवाएं वगैरह दी जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए उसका समाधान करने के लिए एक कुपोषण उपचार वैन सेवा प्रारंभ किया गया है ना। तो ये किस जिले में कुपोषण की गंभीर समस्या को देखकर कैसा किया गया है, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा चतरा जिला। कौन सा जिला, चतरा जिला हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा जिला हो जाएगा, यहाँ पे चतरा जिला होगा। गोड्डा के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। कौन कर रहा है, तो अडानी ग्रुप कर रहा है। क्या करेगा, ये यहाँ पे एनर्जी का यानी कि बिजली का क्या करेगा, निर्यात करेगा। कौन भाई, अडानी ग्रुप। ये बात आप लोगों को याद रखना है। खूंटी नवीनतम बना हुआ जिला है ना, रामगढ़ और खूंटी झारखंड राज्य बनने के बाद बने थे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला सवाल चलते हैं। तो किस झारखंडी फिल्म का प्रीमायर उड़ीसा के कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया गया था। देखिए, उड़ीसा में कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया, और इसमें झारखंड की एक फिल्म है। तो भाई झारखंड की फिल्म का उड़ीसा में प्रीमायर किया जा रहा है, तो उसका नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस फिल्म का नाम है दोस्तों बांधा खेत, बांधा खेत होगा। क्या होगा, बांधा खेत। ठीक है, बांधा खेत ये नाम है, बंधखेता लिखा गया, बांधा खेत होगा। तो किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म का किस झारखंडी फिल्म का बांधा खेत का क्या किया गया, प्रीमायर करवाया गया। ये बात आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए,
बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की मूर्तियां मिली है। लीजिए, बुद्ध के कई रूप हैं, उसमें से बुद्ध का एक रूप है अवलोकितेश्वर रूप। रूप यहां लिख लीजिएगा, रूप। तो बुद्ध का जो अवलोकितेश्वर रूप है, इसकी मूर्तियां कहां मिली है, कहां मिली है बताइए। तो दोस्तों जो मूर्ति मिली है वो मिली है बहोरनपुर गांव में। कहां मिली है? बहोरनपुर गांव में। काफी चर्चा में रहा है ये जगह, और मैं भी यहां गया था। ये कहां है? हजारीबाग में है। मैं अपने मित्र के साथ में गया था, हजारीबाग जिला में ये गांव है। वहां पे बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की मूर्तियां मिली है। ठीक है, अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या है, ये याद रखिएगा, चर्चित स्थल है, इसलिए यहां से पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बहोरनपुर गांव कहां है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो हजारीबाग जिला में। क्या मिला? बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की मूर्तियां मिली। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में देश का पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा? सुनिएगा गौर से। क्या है सवाल भाई, कि देश का पहला किस देखिए, झारखंड के किस जिले में देश का पहला, समझ रहे हैं, पूरे देश का क्या रहेगा? पहला क्या खोला जा रहा है? समझिए फिर से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। तो कहां स्थापित किया जाएगा? हमारे रांची जिला में स्थापित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? हमारे रांची जिला में स्थापित किया जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये देश का पहला बता रहा है। तो झारखंड के किस जिले में देश का पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एक बार फिर से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कहां स्थापित किया जाएगा? रांची जिला में स्थापित किया जाएगा। मेरे साथियों, आपको ये बात याद रखनी है, ये पूछ सकता है क्योंकि देश का पहला है। और भाई जो भी पहला चीज रहेगा अक्सर सवालों में आ जाता है और एग्जामिनर पूछ देते हैं। कितनी जानकारी रखते हो आप अपने राज्य के विषय में? अगला, हाल ही में झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद नई पंचायत का गठन किया गया है। ये बात सही है भाई, पंचायत चुनाव हो गया है, मुखिया उखिया बन गल थू ना, और लूटेक शुरू भी कर दल थी ना, है कि ना? रोड वोड तोड़ना स्टार्ट करेगा, बनाएगा क्या? सब खाएगा नहीं, जो भी योजना आएगा लूट के ले जाएगा। पर कोई बात नहीं, चुनाव तो हो गया। झारखंड में पंचायती राज मंत्री कौन है? ये सवाल आप लोग बताइए। सवाल नहीं बताइए, सवाल का जवाब बताइए। तो दोस्तों सवाल का जवाब बताना है, और बेहद आसान सा सवाल है कि हाल ही में क्या किया गया? पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। पंचायत राज मंत्री है कौन? हमारे पंचायत राज मंत्री हैं आलमगीर आलम। अब यहाँ पे और भी जो नाम आ गए हैं इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो हमारे हेमंत सोरेन के बारे में कौन नहीं जानेगा बताइए? झारखंड के सीएम कौन सी पार्टी के हैं? जेएमएम पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी के हैं? जेएमएम पार्टी के हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये सीएमएम है, सीएम है और जेएमएम पार्टी के हैं। दोस्तों हेमंत सोरेन ने अपने पास कौन सा विभाग रखा हुआ है? तो यह अपने पास कार्मिक विभाग रखे हुए हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कार्मिक विभाग किनके कंट्रोल में है? हमारे सीएम जी के कंट्रोल में है। ये बात याद रखना है। अगला, पंचायत क्या सवाल था? पंचायत राज मंत्री कौन है? तो हमारे आलमगीर आलम जी है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए आपसे कि चंपई सोरेन कौन है? चंपई सोरेन, तो दोस्तों एससी एसटी और ओबीसी कल्याण, एससी एसटी और ओबीसी कल्याण मंत्री का नाम है हमारा चंपई सोरेन। क्या नाम है? चंपई सोरेन। तो एससी एसटी और ओबीसी आप लोग जानते हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? हमारे चंपई सोरेन है। एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग। एक नाम और है, अब इसको काहे छोड़ दे भाई, बुरा मान जाएंगे ना। तो हमारे रामेश्वर उरांव जी पूर्व आईपीएस रहे हैं, ये इनको हल्के में मत लीजिएगा। कौन? रामेश्वर उरांव जी आईपीएस रहे हैं। और रामेश्वर उरांव जी क्या है? तो हमारे वित्त मंत्री हैं। कहां के भाई? झारखंड के वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्लियर हो गया। चंपई सोरेन हमारे एससी एसटी ओबीसी कल्याण मंत्री, आलमगीर आलम पंचायती राज मंत्री, हेमंत सोरेन सीएम जेएमएम पार्टी का कार्मिक विभाग इन्हीं के पास है, रामेश्वर उरांव पूर्व आईपीएस जो कि वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री है। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला सवाल, गौ मुक्तिधाम योजना के अंतर्गत पढ़िएगा गौर से, गौ मुक्तिधाम योजना। अब गौ मुक्तिधाम योजना के अंतर्गत नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि गौ की मुक्ति के लिए मुक्तिधाम योजना बनाया जा रहा है। तो कितना मुक्तिधाम बनेगा पूरे झारखंड में? सवाल ये कह रहा है कि टोटल कितना मुक्तिधाम हमारे झारखंड में बनेंगे। तो जरा देखिए, मुक्तिधाम, गौ मुक्तिधाम जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर कीजिएगा 5।
और 5 याद कैसे रहेगा? हो सकता है भूल जाए। हाँ बिल्कुल भूल सकते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं कि पांचों प्रमंडल, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है ना, तो पांचों प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम बनाया जाएगा। अगर सवाल को घुमा दे और पूछे कि प्रत्येक प्रमंडल में, झारखंड के प्रत्येक प्रमंडल में कितने गौ मुक्ति धाम बनाए जाएंगे, तो आपको बताना है 1। लेकिन पूछ दे कि पूरे झारखंड में कितना गौ मुक्ति धाम बनाए जाएंगे, पूरे झारखंड में 5, प्रत्येक प्रमंडल में 1, पूरे झारखंड में 5, प्रत्येक प्रमंडल में 1, तो एक एक करके 5 प्रमंडल में 5 हो गया। याद रखना। अगला झारखंड का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज। देखिए भाई, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अरे भाई हमारा झारखंड धीरे धीरे आगे तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है, नहीं तो हमारे झारखंड में पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है, यानी कि स्थापित कर दिया गया है। डेयरी मतलब दुग्ध से संबंधित है ना, दूध से संबंधित कॉलेज देख रहे हैं। तो पहला डेयरी कॉलेज झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित कर दिया गया है? उस जिला का नाम है दोस्तों दुमका। क्या नाम है? दुमका। क्या नाम है? दुमका। देवघर, देवघर के बारे में बात करें तो एम्स कहां बनाया जा रहा है? देवघर में बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां? तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है हमारा देवघर में बनाया जा रहा है। ठीक है, देवघर में। ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अगला सवाल की तरफ चलिए। उसके बाद हजारीबाग के बारे में मैंने आपको बताया। हजारीबाग में क्या मिला है? बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की मूर्ति मिली है। कहां? तो बहोरनपुर गांव में मिला है। कहां भाई? बहोरनपुर में मिला है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? देखिए किस सेंटर का? इंक्यूबेशन सेंटर का, है ना। तो झारखंड के किस स्थान पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा, ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा कि इंक्यूबेशन सेंटर, और आंसर में दे देगा जैसे इसका आंसर है आपका नामकुम। नामकुम कहां है? रांची में है। ठीक है, तो नामकुम रांची, ये बात आप लोग जानते ही होंगे, नामकुम रांची। सवाल पूछे कि इंक्यूबेशन सेंटर नामकुम में, झारखंड के नामकुम में इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है। सवाल में भी आपके लिए कई फैक्ट है ना। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के नामकुम शहर में कौन से सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है? तो इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी से एक फैक्ट से कई सवाल बन सकते हैं, आपको हर चीज याद रखना है ना। और मांझी है ना, और मांझी कहां है भाई? और मांझी तो रांची में है। किस जिले में है? रांची जिले में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड सरकार के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा एक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, टाटा देश के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, टाटा। ठीक है, तो दोस्तों टाटा ट्रस्ट द्वारा झारखंड सरकार के साथ मिल करके एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा, है ना, किस स्थान पर किया जाएगा? वो स्थान है हमारा सुकरहुट्टू। ठीक है, सुकरहुट्टू। और ये सुकरहुट्टू कहां है? तो रांची जिला में है। कहां है? रांची जिला में है। कांके के पास सीआरपीएफ कैंप है, वही के आसपास में बनेगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि झारखंड का पहला नशा मुक्त गांव कौन सा है? ले, इस गांव में एक भी नशेड़ी नहीं मिलेगा, पूरा नशा मुक्त गांव है। अब आपको जवाब देना है कि वो गांव कौन सा है, तब तक कुछ और चीजें आपको बता दें। देखिए ये जो कूटे गांव आप देख रहे हैं, कूटे गांव, यहाँ पे हमारा नई विधानसभा बनी है। क्या बनी है? नई विधानसभा। झारखंड का विधानसभा बदल गया ना, आपको तो मालूम ही है। और वो जो नया विधानसभा बना है वो कहाँ बना है? कूटे गांव में बना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देवीपुर गांव, तो देवीपुर गांव कहाँ है भाई? देवघर में। क्या बन रहा है यहाँ पे? तो एम्स बन रहा है, एम्स अस्पताल। आपको बताएं हम क्या बन रहा है? एम्स बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा देवघर में और क्या है भाई? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, ये भी याद रखना है। अगला सी विकल्प दे रहा है गौरिया कर्मा गांव केंद्र। अच्छा, ये गौरिया कर्मा है कहां? तो ये गौरिया कर्मा है बरही में। कहां है भाई? बरही में। और 2015 में मोदी जी यहाँ आए, और आने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो कृषि अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए थे। कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। कब आए थे? 2015 में आए थे। और ये जो है गौरिया कर्मा, यहाँ पे भारत का दूसरा कृषि अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारत का समझिएगा दूसरा नंबर का, कहा भाई? दूसरा नंबर का कृषि अनुसंधान केंद्र।
कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गौरियाकर्मा में। और गौरियाकर्मा कहाँ है? कमेंट कीजिए जानने के बाद भी, बरही में। ठीक है, ये बात याद रखेगा। मैंने सवाल पूछा था कि झारखंड का पहला नशा मुक्त गांव कौन सा है? नशा मुक्त गांव कौन सा है? तो आरा केरम है ना? आर केरम कहे, आरा केरम कहे, जो भी, तो आरा केरम है। याद रखिएगा, आराम केरम गांव जो है वो पूरी तरह से नशा मुक्त है। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। कुटे गांव में नई विधानसभा, देवीपुर गांव में एम्स बन रहा है जो कि देवघर में है। गौरियाकर्मा भारत का दूसरा कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसका उद्घाटन 2015 में मोदी जी ने किया, ये बरही में है ना? उसके बाद आरा केरम गांव जो है, आरा केरम गांव कहाँ है? ये ओरमांझी में है दोस्तों, ओरमांझी। और ओरमांझी कौन से जिले में? अभी मैंने आपको बताया, रांची जिले में है। कौन से जिले में? रांची जिले में है। और ये जो आरा केरम गांव है पूर्णतः नशा मुक्त कब घोषित किया? तो 2016 में घोषित हुआ है ना? पूर्णतः नशा मुक्त, एकदम नशा मुक्त गांव है, कोई नशा नहीं होता यहाँ पे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह झारखंड के अगर सभी गांव मुक्त हो जाए नशा से तो हमारा झारखंड विकास कर जाएगा। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, आरा केरम गांव से, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से किस गांव को केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? देखिए, कौन से गांव को? आपको मालूम है कि जनजातीय कल्याण मंत्री, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। उन्होंने क्या किया है कि एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप करने का कसम खाया है। कसम खा लल थी कि हमें आदर्श ग्राम बना करके रहा। सवाल ये है कि अब यहाँ पे आप समझ लिए कौन आदर्श ग्राम बनाना चाह रहे हैं? तो हमारे अर्जुन मुंडा जी। अब गांव का नाम क्या है, ये सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, उस गांव का नाम आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको बतला दूं बाकी फैक्ट। उलीहातू आप लोग जानते हैं किस जिला में है? खूंटी जिला में है। और उलीहातू किसका जन्मस्थली है? तो उलीहातू हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। किसकी? बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। याद रखिएगा, जिन्होंने बिरसा उलगुलान किया था, है ना? उसके बाद एक गांव का नाम आ रहा है तकरा। क्या नाम आ रहा है? तकरा। ये जो तकरा गांव है ये किससे रिलेटेड है? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड गांव है। और जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 3 जनवरी 1903 को हुआ था, है ना? 3 जनवरी 1903 को हमारे मरांग गोम जी का जन्म हुआ। और सुनिएगा मेन बात, ये जो तकरा गांव है ना जयपाल सिंह मुंडा का, इसी को अर्जुन मुंडा जी ने आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप करने के लिए क्या किया है? कसम खाया है ना? तो तकरा गांव किसका? जयपाल सिंह मुंडा का जन्मस्थली। और इसी को अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। अगला नाम आ रहा है तलडीहा गांव। तलडीहा गांव किससे रिलेटेड है? तो भागीरथ मांझी से रिलेटेड है। किससे? भागीरथ मांझी से संबंधित है ना? भागीरथ मांझी किस आंदोलन के प्रणेता थे? तो दोस्तों, भागीरथ मांझी जो थे वो खैरवार विद्रोह के प्रणेता थे। घुटियाडी, घुटियाडी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो घुटियाडी रघुनाथ महतो से रिलेटेड है। किससे? रघुनाथ महतो, रघुनाथ महतो से रिलेटेड है। और रघुनाथ महतो किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो रघुनाथ महतो का संबंध है दोस्तों चुवार विद्रोह, चुवार विद्रोह से। याद रखिएगा, चुवार विद्रोह। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है, आपने देखा आरा केरम गांव पूर्णतः नशा मुक्त है ना? तकरा गांव को अर्जुन मुंडा जो है वो आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेंगे, जो कि जयपाल सिंह मुंडा का गांव है। निम्नलिखित में से किस पंचायत को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त? आपने देखा आरा केरम गांव को, जो कि ओरमांझी का एक गांव है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? उसको पूरी तरह से नशा मुक्त घोषित कर दिया गया। इसी तरह दोस्तों एक गांव है और उस पंचायत है, और उस पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। क्या किया गया? अब तो बड़ी सारे पंचायत है ना? लेकिन ये समझिए पहला पंचायत था जिसको क्या किया गया था? पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। और इसके अलावे नल द्वारा पेयजल आपूर्ति से आच्छादित, यानी कि पूरी तरह से 2 चीज फैक्ट है यहाँ पे, समझिएगा कि ये पूरी तरह से क्या है भाई? शौच से मुक्त है। और मुक्त होने के साथ साथ जो नल द्वारा पेयजल आपूर्ति से भी आच्छादित है, यानी कि यहाँ पे सब पानी पीने के लिए भी पूरा सुविधा किया हुआ है और शौच से मुक्त भी है। तो ऐसा गांव कौन सा है? गांव नहीं, पंचायत कौन सा है? तो उस पंचायत का नाम है दोस्तों गमहरिया पंचायत। क्या नाम है? गमहरिया पंचायत। याद रखिएगा, ठीक है? ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पे सबसे बड़ा? सुनिएगा, झारखंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत का सबसे बड़ा, याद रखिए क्या भाई, भारत का सबसे बड़ा क्या बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जा रहा है?
ये कौन सा है? तो बटरफ्लाई पार्क जो स्थापित किया जा रहा है दोस्तों हमारे ओरमांझी में। और आपको मालूम है यहाँ पे क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, है ना। और ओरमांझी में स्थापित किया जा रहा है। ओरमांझी जो है वो देखिए एक नदी है, साफी नदी, है ना, सपही नदी। कौन सी? सपही, ठीक है। सपही नदी से किनारे बसा हुआ है हमारा कौन सा? ओरमांझी। ओरमांझी जो है वो सपही नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो सपही नदी है वो कौन से नदी की सहायक नदी है? तो ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। किसकी? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है सपही नदी। याद रखिएगा। याद क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल, केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई है कि झारखंड की संस्कृति और सभ्यतागत विशेषताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक प्रतिष्ठित जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। देखिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि झारखंड की संस्कृति और सभ्यता की विशेषताओं से दुनिया के लोगों को क्या करवाया जाए? अवगत करवाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि एक संग्रहालय बने, एक म्यूजियम बने और प्रतिष्ठित आइकॉनिक, इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम। आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम, याद रखिएगा। आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम का क्या किया जा रहा है? उद्घाटन स्थापित किया जाएगा। किस लिए? ताकि झारखंड की संस्कृति और सभ्यता की पहचान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाए। हमारी यहाँ की बेटियां, अभी देखिए कि हमारी एक, हालांकि हमारे यहाँ की तो नहीं, उड़ीसा की है द्रौपदी मुर्मू, एक जनजातीय महिला है। जनजातीय महिला राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि जो है वो गौरवान्वित हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा बन रहा है नहीं कि एक आदिवासी जनजातीय महिला भी देश के सर्वोच्च पद पे पदस्थापित है। तो देश को यानी कि पूरी दुनिया को हमारे झारखंड की संस्कृति से परिचित कराने के लिए, हमारी सभ्यता की विशेषताओं को बतलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है ना, एक प्रतिष्ठित आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। और ये जो स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? सवाल ये आपको आना चाहिए कि कहाँ पे ये बनाया जाएगा। ठीक है, पहचान मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का इज्जत बढ़ेगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर ये बनेगा तो बनेगा कहाँ पे? और आप गेस भी कर सकते हैं ये कहाँ पे बन सकता है भाई, जहाँ राजधानी रहेगी, है ना। तो ये हमारा बनेगा रांची में। कहाँ बनेगा? रांची में बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि झारखंड बनने के बाद अब तक कितनी बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं? ले, ये कितनी बार पंचायत चुनाव हो चुका है सवाल पूछ रहा है। तो किसको नहीं पता है? अभी तक 3 बार पंचायत चुनाव हुआ। पहली बार हुआ था 2010 में, पहली बार 2010 में, दूसरा का बार 2015 में और तीसरा का बार 2022 में। कोरोना के कारण तनी देरी हो गया है, 2022 में तीसरी बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, रिजर्वेशन सीट रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि मुखियान उखियान और सब चीजें है जो 50% उखनी खातिर है सीट रिजर्व हो, यानी कि 50% महिलाएं जो है वो क्या बनेंगी? मतलब पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार हमारे झारखंड में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आरक्षण तो प्रावधान किया गया 50%, मगर इस बार क्या किया? महिलाओं ने बाजी मार दिया, 56.77% सीटों पे कब्जा जमा लिया है। समझ रहे हैं? आरक्षण 50% है और 56.77% सीटों पे इन्होंने, महिलाओं ने क्या कर लिया है? अपना कब्जा जमा लिया है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, ये जीएस में भी आपको पूछता है और करंट अफेयर में भी पूछ सकता है। कितना है? 50%। करंट अफेयर में ये पूछेगा कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितनी महिलाओं ने अपना कब्जा जमा रखा है? तो 56.77% महिलाओं में। याद रखिएगा। आप कह सकते हैं कि 2022 का जो पंचायती चुनाव रहा है ना, पंचायत चुनाव रहा, इसमें महिलाओं का दबदबा रहा है। ठीक है, अगला सवाल। ये अलग बात है कि जनयन के मुखिया बना करके अब बाद में मर्दवनी काम करो थी, उनका खाली सिग्नेचर मरावे के काम रखो और ठेपा मरावे और कुछ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मुखिया पद का उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए कितना राशि खर्च कर सकता है? ले, एकदम मजेदार हो। या
के ध्यान दे कि कितना खर्च करना है ना। 85,000 रुपया का लिमिट है। अगर मुखिया 85,000 रुपया से ज्यादा खर्च किया और ये बात साबित हो गया तो उसका उम्मीदवारी जो है, उम्मीदवारी क्या, उसका मुखिया पद जो है वो चला जाएगा, माने हाथ धो दे। लेकिन यहाँ मुखिया भी सीट जीते के लिए विधायक जैसा खर्चा करता है, समझे, एकदम उड़ेले है पैसा 10-10 लाख 20-20 लाख का कहें, कोई बेसी उड़ा दिया है। तो झारखंड निर्वाचन आयोग के अनुसार 85,000 रुपया का लिमिट है। अगर आप इससे ज्यादा प्रूफ कर दीजिएगा कि खर्चा किया है, वो गया, वो मुखिया फिर नहीं रह पाएगा। देखिए अगला सवाल, यह फैक्ट समझ लीजिए। अगर आप वार्ड सदस्य के लिए खड़े हुए हैं और आप रुपया खर्च कर रहे हैं तो 14,000 से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पकड़ा गया तो चली जाएगी आपकी उम्मीदवारी और पद भी चला जाएगा जीतने के बाद में। जिला परिषद के लिए 2,14,000 रुपया फिक्स किया गया है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते चुनाव प्रचार के लिए। वहीं पे पंचायत समिति के लिए दोस्तों 71,000 रुपये का लिमिट है। किसके लिए? पंचायत समिति के लिए। कितना? 71,000। एक बार रिवीजन हो जाए। मुखिया के लिए कितना है? मुखिया के लिए 85,000 रुपया का लिमिट है। इसके अलावा 2,14,000 किसके लिए है? जिला परिषद के लिए है। किसके लिए? जिला परिषद के लिए है। लेकिन ये सब मानता है? एकदम नहीं मानता है। 14,000 किसके लिए है? वार्ड सदस्य के लिए है। किसके लिए? वार्ड सदस्य के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह लिमिट तय किया गया है, मगर मानवे नहीं करता है। बढ़ा के खर्चा करो थी, गर्दा उड़ा के खर्चा करो थी, है कि ना? दारू मुर्गा कैसे चलता है इतना लिमिट में। अगला, फेमिना मिस इंडिया झारखंड है ना, यानी कि मिस झारखंड 2022 जीतने वाली झारखंड की पहली आदिवासी लड़की है। ये भी याद रखिएगा, कौन है भाई? पहली आदिवासी लड़की है, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया झारखंड जीतने वाली 2022 की पहली झारखंडी आदिवासी महिला या लड़की कौन सी है? तो हमारी रिया तिर्की जी है। कौन है? रिया तिर्की है, पहली आदिवासी लड़की जिसने मिस झारखंड 2022 मिस झारखंड का पद जीता है। नाम रिया तिर्की, याद रहेगा। अगला ये याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा इसको। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में झारखंड का रैंक क्या है ना। देखिए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में झारखंड का जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, कब का रिपोर्ट? तो 2022 का। याद रखना, कब का? 2022 का। ये क्या रैंक है झारखंड का? तो झारखंड का रैंक 16वां है ना। देखिए यहाँ पे 2022 लिखा है, 16वां है, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कि हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है ना, और नवजात, ये जो सैंपल रिपोर्ट सिस्टम 2020 है, इसमें नवजात मृत्यु दर के बारे में बताया गया है। तो झारखंड में जो नवजात मृत्यु दर है इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है ना, मतलब प्रतिशत। दर मतलब क्या? प्रतिशत। तो झारखंड में जो नवजात मृत्यु दर का प्रतिशत है वो हमारा 38% है। याद रखिएगा, कितना? 38% है, जो कि गड़बड़ है, नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, है ना। चलिए अगला, यानी कि जन्म लेते हैं बच्चे, क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, या कुछ समय के बाद ही मर जाते हैं, ठीक है। झारखंड में पंचायत चुनाव 2022 जो है कितने चरण में हुआ? तो दोस्तों 4 चरण में हुआ है। याद रखिएगा, कितने में? 4 चरण में। झारखंड में अब तक कितनी बार पंचायत चुनाव हुए? 3 बार, 10 में, 15 में और 2022 में। और दोस्तों 4 चरण में ये चुनाव हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछे आपको। हाल ही में तारा पहाड़ खबरों में थी, और ये जो तारा पहाड़ है किस लिए खबरों में था? तो ये जो हमारे सीएम जी जो है ना, हमारे सीएम जी क्या किए हैं? एक म्यूजियम का उद्घाटन किए। कहाँ भाई? तारा पहाड़ जाकर के, ठीक है, वहां जाकर के एक म्यूजियम का उद्घाटन किए। अब इस कारण से क्या हो गया? ये चर्चा में आ गया। अब ये जो है वो कहाँ है? साहेबगंज में। तारा पहाड़ कौन से जिला में है? साहेबगंज में। तो तारा पहाड़ के कारण साहेबगंज जिला चर्चा में आ गया, और साहेबगंज में सीएम जाकर के क्या किए हैं? एक म्यूजियम, संग्रहालय का उद्घाटन किए। तो यहाँ पे आपका आज का 50 सवालों का जो सीरीज था वो खत्म हुआ। हालांकि आज का खत्म हुआ है, ये सवाल आपको 1000 मिलेंगे इस तरह के सवाल, और सवालों के साथ व्याख्या भी मिलेगा, बहुत सारे फैक्ट्स भी मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस ऐप को, यानी कि कंप्यूटरलॉजी का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। मुफ्त में बता रहे हैं आपको, यहाँ पे पैसे लेकर के आपको कुछ चीजें नहीं दी जाएंगी, ठीक है। आप जब ऐप खोलिएगा तो बड़ी आपको वहां पे पैसा वाला दिखेगा, पर परेशान नहीं होना है। झारखंड की तैयारी के लिए लगातार हम लोग बने हुए हैं, आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मुहैया करवाई जाएंगी। मगर दोस्तों इस चैनल को आगे बढ़ाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ तो जरूर करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं आपके साथ बना हुआ हूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। और सुनिए, ये तो पूरा व्याख्या हो गया।
आपको जाना है ऐप पे, और ऐप पे जाकर के क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, क्या करना है, टेस्ट देना है। तो यहीं पे आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए, कंप्यूटरलॉजी के साथ जुड़ने के लिए, हम लोग पे भरोसा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद।